नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की औद्योगिक दुनिया की एक खास यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे सामने कुछ बेहतरीन स्लाइड्स हैं जो सिर्फ शहरों और उनके उद्योगों की लिस्ट नहीं है, बल्कि तस्वीरों और कुछ मज़ेदार जुगाड़ से भरी हैं, ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में छप जाए। और आज हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है ना? हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो दो चेहरे हैं, उन्हें एक साथ देखें। मतलब एक चेहरा है कन्नौज के इत्र और बनारस की साड़ियों वाला, जो सदियों की विरासत है, और दूसरा चेहरा है नोएडा की ऊंची इमारतें और आधुनिक फैक्ट्रियां, जो भविष्य की कहानी लिख रही हैं। ये विश्लेषण खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूपीपीसीएस, लेखपाल या यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्लाइड्स हमें क्या और कहाँ तो बताएंगी ही, पर हम इस बातचीत में क्यों को भी समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई उद्योग किसी खास शहर में क्यों पनपा, उसके पीछे का भूगोल, इतिहास, संस्कृति क्या है। जब हम इन कहानियों को जोड़ते हैं ना, तो तथ्य अपने आप याद रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड में उत्तर प्रदेश का एक 3D नक्शा है। ये एक शानदार ओवरव्यू देता है और सबसे पहले नजर जाती है पश्चिम में नोएडा पर। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आईटी हब के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, जब हम आईटी हब की बात करते हैं तो बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर दिमाग में आते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नोएडा को क्या चीज़ इतना खास बनाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नोएडा का विकास कोई संयोग नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली से इसकी नज़दीकी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर का हिस्सा है ना, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और टैलेंट पूल तक पहुंच बहुत बेहतर है। जब 90 के दशक में भारत में आईटी क्रांति हो रही थी, तो दिल्ली के पास एक सुनियोजित शहर की जरूरत थी। नोएडा ने उस जरूरत को पूरा किया। स्लाइड में इसकी ट्रिक भी दी है, नई दिशा। आईटी। हाँ, ये तो बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक सोची समझी एक रणनीतिक विकास था। अब नक्शे पर थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं तो कानपुर दिखता है, जिसे लेदर सिटी कहा गया है। यहाँ जूते और बेल्ट की तस्वीरें हैं और इसकी ट्रिक है कान में चमड़ा। ये थोड़ा अजीब है, पर शायद इसीलिए याद रह जाएगा। फिर बगल में अलीगढ़ है, लॉक सिटी। इसकी ट्रिक तो सीधी है, अलीगढ़ के ताले। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और वाराणसी को कैसे भूल सकते हैं, सिल्क सिटी। बनारसी साड़ी की तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि ये शहर सिर्फ औद्योगिक केंद्र नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। कानपुर का चमड़े का काम हो, अलीगढ़ के ताले या बनारस का रेशम, ये सब सदियों पुराने शिल्प हैं। नोएडा जहां भविष्य है, वहीं ये शहर राज्य की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को दिखाते हैं। अब थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। अगली स्लाइड्स में हर शहर के लिए एक खास कार्ड बनाया गया है। कानपुर की बात करते हैं। यहाँ उद्योग, चमड़ा और टेक्सटाइल दोनों है और जुगाड़ दिया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये टैगलाइन मैंने कई बार सुनी है, पर क्या आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है? क्योंकि इंग्लैंड का मैनचेस्टर तो वो तो वक्त के साथ बहुत बदल गया। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की उपाधि कानपुर को अंग्रेजों के जमाने में मिली थी, जब यहाँ कपड़ा मिलों का जाल था। ये उस दौर के गौरव का प्रतीक है। लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि आज कानपुर का टेक्सटाइल उद्योग कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे पुरानी तकनीक और बढ़ती प्रतिस्पर्धा। वहीं इसका चमड़ा उद्योग अभी भी बहुत मजबूत है, पर उसे भी गंगा प्रदूषण से जुड़े कड़े नियमों का सामना करना पड़ता है। तो ये उपाधि सिर्फ एक तथ्य नहीं, मतलब ये एक पूरी कहानी है, उत्थान और कुछ हद तक ठहराव की भी। ये तो बहुत गहरी बात है। आगे आगरा का कार्ड है, जिसमें ताजमहल के साथ पेठा और लेदर के बैग दिखाए गए हैं। जुगाड़ है आगरा का पेठा, अंग्रेजों का लहदा। ये तो दो सबसे मशहूर चीजों को एक साथ जोड़ देता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा गया है, जो कांच और चूड़ियों के लिए मशहूर है। ट्रिक है, सुहाग की निशानी चूड़ी होती है जो कांच की बनती है। ये ट्रिक तो सीधी है, पर क्या ये हमेशा काम करती है? कुछ जुगाड़ तो काफी अजीब भी होते हैं। देखिए, मेमोरी ट्रिक्स का मकसद ही यही होता है, एक मजबूत मानसिक जुड़ाव बनाना। फिरोजाबाद की चूड़ियां सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, वो भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है। ये ट्रिक सीधे उसके सांस्कृतिक इस्तेमाल से जुड़ी है, इसलिए आसानी से याद रहती है। और फिरोजाबाद में ये उद्योग इतना बड़ा है कि इसे सिटी ऑफ ग्लास भी कहा जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद, यानी पीतल नगरी। यहाँ एक कारीगर पीतल के बर्तन पर काम करता दिख रहा है। इसका जुगाड़ है मुराद पूरी करने के लिए पीतल का बर्तन चढ़ाया। ये भी काफी रोचक है। और मेरठ का जिक्र खेल के सामान के लिए है और ट्रिक है
क्रिकेट का बल्ला। सब जानते हैं कि कई बड़े क्रिकेटरों के बल्ले मेरठ में बनते हैं, पर सवाल यह है कि मेरठ ही क्यों? क्या वहाँ कोई खास तरह की लकड़ी मिलती है या ये बस एक संयोग है? बेहतरीन सवाल है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं। मेरठ एक बड़ी सैन्य छावनी रहा है और अंग्रेजों के समय से ही यहाँ खेल-कूद का सामान बनने लगा था। खासकर क्रिकेट का। यहाँ के कारीगरों को विलों की लकड़ी पर काम करने में महारत हासिल हो गई, जो बैट बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये ऐतिहासिक विरासत और खास कौशल का संगम है, जिसने मेरठ को स्पोर्ट्स गुड्स का हब बना दिया। अरे वाह! मतलब हर शहर के पीछे एक कहानी है। सहारनपुर का जिक्र लकड़ी पर नक्काशी और कागज उद्योग के लिए है। इसका जुगाड़ तो बहुत तार्किक है। सहारनपुर में जंगल हैं तो लकड़ी और कागज वहीं बनेगा। ये तो सीधे भूगोल से जुड़ गया। हाँ, और यही सबसे प्रभावी तरीका है याद रखने का। सहारनपुर शिवालिक की पहाड़ियों के पास है, जहाँ लकड़ी आसानी से उपलब्ध है। इसी वजह से वहाँ लकड़ी पर नक्काशी का काम इतना फला फूला। यह एक तार्किक कनेक्शन बनाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ और शहर भी है जैसे भदोही और मिर्जापुर अपने कालीन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जुगाड़ तो आज के दौर का है, कालीन भैया। ये तो सीधे एक लोकप्रिय वेब सीरीज से जुड़ गया। इसे कोई कैसे भूल सकता है? फिर है खुर्जा, जो अपनी पॉटरी मतलब चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ट्रिक है खुर्जा की क्रॉकरी। और अंत में कन्नौज, जिसे इत्र नगरी कहते हैं। इसकी खुशबू तो इसके नाम में ही है। कन्नौज का इत्र उद्योग तो सदियों पुराना है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये सभी शहर उत्तर प्रदेश की विविधता को दर्शाते हैं, जहां एक तरफ नोएडा जैसा आधुनिक टेक हब है, वहीं दूसरी तरफ कन्नौज और वाराणसी जैसे पारंपरिक कला और शिल्प के केंद्र भी हैं। ये जो शहरों की खास पहचान है ना, इसी को एक संगठित रूप देने की भी कोशिश हुई है। अच्छा, इससे पहले कि हम उस पर बात करें, शहरों की स्थानीय विशेषज्ञता के अलावा कुछ बड़े औद्योगिक कारखानों का भी जिक्र है। ये शायद अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा पहिया है। बिल्कुल, ये शहर आधारित शिल्प जहां स्थानीय कौशल पर निर्भर करते हैं, वहीं ये बड़े कारखाने, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन, रोजगार और कच्चे माल पर आधारित हैं। ये राज्य की औद्योगिक रीढ़ हैं, आप कह सकते हैं। जैसे कि यूरिया उर्वरक कारखाना जो इफ़को चलाता है, यह आंवला, बरेली और फूलपुर, प्रयागराज में है। एक नई जानकारी भी दी गई है कि गोरखपुर का खाद कारखाना फिर से शुरू हो गया है और यह नीम कोटेड यूरिया बनाता है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से। और ऊर्जा के क्षेत्र में सोनभद्र जिले में सिंगरौली कोयला खान बहुत महत्वपूर्ण है। स्लाइड में इसकी एक मजेदार ट्रिक है, सोने की खान में कोयला मिला। सोनभद्र को असल में उत्तर प्रदेश का पावर कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं, जिस पर कई बिजली घर निर्भर हैं। इसी तरह मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL गाजियाबाद में है, जो रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी उपकरण बनाता है, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी में है। और एक बड़ा नाम है हिंडाल्को, जिसका एल्यूमिनियम प्लांट रेणुकूट सोनभद्र में है। क्या इसका भी सोनभद्र में होने का कोई खास कारण है? हाँ, और ये सीधा भूगोल से जुड़ा है। हिंडाल्को का रेणुकूट में होना कोई संयोग नहीं है। सोनभद्र का यह इलाका और आसपास का क्षेत्र बॉक्साइट अयस्क से समृद्ध है, जो एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। तो यहाँ फैक्ट्री लगाने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत बहुत कम हो जाती है। इसकी ट्रिक भी सीधी है, रेणु ने एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदे। इन बड़े कारखानों के साथ साथ कुछ औद्योगिक प्राधिकरणों के नाम भी दिए गए हैं। नोएडा, जीडा, लिडा, सिडा। इनके फुल फॉर्म तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पर मेरा सवाल है कि ये अथॉरिटीज करती क्या हैं? सिर्फ नाम के लिए है या इनका कोई असली काम भी है? नहीं, इनका बहुत जरूरी काम है। ये प्राधिकरण असल में विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मिनी सरकार की तरह काम करते हैं। इनका काम जमीन अधिग्रहण करना, सड़कें, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं विकसित करना और कंपनियों को वहां फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करना है। नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी सफलता इस मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना एक समर्पित प्राधिकरण के इतना सुनियोजित विकास संभव नहीं होता। अच्छा, तो ये प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। स्लाइड्स में इनकी ट्रिक्स भी हैं। नोएडा है नया ओखला, गीड़ा है अपना गोरखपुर और लीडा में लखनऊ का दम, सीडा है जौनपुर में। ये राइमिंग ट्रिक्स याद रखने में आसान है। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे शहर, इतने कारखाने, इसे याद रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। सही कहा। चलिए
अब उस योजना पर आते हैं जिसका आपने पहले इशारा किया था, जो शहरों की खास पहचान को एक संगठित रूप देती है। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP। ये 2018 में शुरू हुई। इसका असल मकसद क्या है? इसका उद्देश्य हर जिले के किसी एक पारंपरिक उत्पाद को पहचान दिलाना और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। सरकार इसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कारीगरों की ट्रेनिंग और आर्थिक मदद सब करती है। ये मेक इन इंडिया का एक स्थानीय संस्करण है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। स्लाइड्स में इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। पहला, गोरखपुर का टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बनी खिलौने और मूर्तियां। यहाँ की मिट्टी से बने हाथी घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। ट्रिक है, गोरखपुर की मिट्टी में दम है। ये तो बहुत सीधा और असरदार है। और दूसरा है लखनऊ की चिकनकारी, जो कपड़ों पर की जाने वाली एक बहुत ही बारीक और सुंदर पारंपरिक कढ़ाई है। इसकी जड़ें मुगल काल से जुड़ी हैं। इसकी ट्रिक है, लखनऊ की नज़ाकत कपड़ों पर दिखती है चिकनकारी में। ये लखनऊ के सांस्कृतिक मिजाज को इस कला से खूबसूरती से जोड़ता है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, प्रतापगढ़ का आंवला और कुशीनगर में केले के रेशे से बनने वाले उत्पादों का भी जिक्र है। ये योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये छोटे कारीगरों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव ला रही है? देखिए, शुरुआत अच्छी हुई है। कई उत्पादों को GI टैग मिला है, उनकी ऑनलाइन बिक्री बढ़ी है और कारीगरों की आय में भी इजाफा हुआ है। बेशक चुनौतियां भी हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखना और बिचौलियों को हटाना। लेकिन यह योजना स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने और पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने का एक शानदार प्रयास है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य की एक पूरी यात्रा की। तस्वीरों और मज़ेदार जुगाड़ के जरिए कानपुर के चमड़े से लेकर मुरादाबाद के पीतल तक और हिंडाल्को जैसे बड़े कारखानों से लेकर ODOP जैसी योजनाओं तक हमने एक पूरा चक्कर लगाया। और इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे किसी राज्य का आर्थिक विकास उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और सदियों से चले आ रहे स्थानीय कौशल का एक मिला-जुला परिणाम होता है। चाहे वो सहारनपुर के जंगल हों जो लकड़ी उद्योग को आधार देते हैं, या सोनभद्र के खनिज जो बड़े कारखानों को चलाते हैं, या फिर लखनऊ के कारीगरों की उंगलियों का जादू, ये सभी चीजें मिलकर एक मजबूत और विविध औद्योगिक ढांचा तैयार करती हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने एक जिला एक उत्पाद योजना की बात की। ये सोचने वाली बात है कि जब किसी एक उत्पाद को सरकारी स्तर पर इतना बड़ा बढ़ावा मिलता है, तो उस जिले की बाकी परंपरागत कलाओं या छोटे उद्योगों पर इसका क्या असर पड़ता होगा? क्या ये उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है या अनजाने में उन्हें पीछे छोड़ देता है? इस पर विचार जरूर कीजिए।